Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो ये जरूर दिखाई पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन पर लोगों का पहले जितना भरोसा था और अभी जितना भरोसा है उसमें थोड़ा भरोसे में गिरावट दिखाई पड़ती है। रही बात आपने बेरोजगारी और महंगाई की बात की, ये दोनों मुद्दे एक अहम मुद्दे के तौर पर सर्वे में निकल के आया। बड़ी संख्या में, मुझे याद है 27% लोगों ने कहा कि इन चुनाव में बेरोजगारी उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा और 23% लोगों ने कहा महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप दोनों को जोड़ दें तो 50% मतदाता ऐसे थे चुनाव के पहले जिन्हें लगता था कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं ये उनके वोट देने के निर्णय को प्रभावित किया होगा या कर रहा होगा। ये आपका एक सर्वे आया था, आपका एक पोल आया था चुनाव के पहले जी। आप एग्जिट पोल नहीं करते हैं और आप ओपिनियन पोल नहीं करते हैं कि जिसमें आप सीट्स प्रेडिक्ट करते हैं, उस तरीके का पोल तो आप नहीं करते हैं, लेकिन अलग अलग मुद्दों पर लोगों का ख्याल क्या है कई मुद्दों पर, उसको लेकर आप कई बार पोल करते हैं। आपका जो ओपिनियन पोल आया था उसमें सबसे बड़ी बात मुझे दिखी वो ये कि एक तो इलेक्शन कमीशन पर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, ये बात वहां पर नजर आई, और दूसरा मुझे नजर आया कि कई जो अहम मुद्दे हैं, फिर आपका नौकरी के मुद्दे हो या बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों पर लोगों ने जमकर उस पर अपनी बात रखी। लेकिन क्या ये सारी चीजें आपको लगता है कि शिफ्ट होने के लिए या लोगों के वोटों पर प्रभाव डालने के लिए काफी है, या आजकल वो चीजें नहीं होती है? किस तरीके से आपने 2024 के चुनाव के पहले जमीन देखी, राजनीतिक जमीन देखी? देखिए, ये सर्वे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये हमने अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में किया था। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, 8 तारीख को हमने अपना सर्वे खत्म किया था। लगभग 10,000 का देश भर का एक सैंपल था और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि चुनाव के पहले क्या मुद्दे हैं। आपने जिस बात का जिक्र किया, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा, ये नहीं सर्वे कहता है कि इलेक्शन कमीशन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है, अगर हम कंपैरेटिव सेंस में देखें पहले की तुलना में, तो ये जरूर दिखाई पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन पर लोगों का पहले जितना भरोसा था और अभी जितना भरोसा है उसमें थोड़ा भरोसे में गिरावट दिखाई पड़ती है। रही बात आपने बेरोजगारी और महंगाई की बात की, ये दोनों मुद्दे एक अहम मुद्दे के तौर पर सर्वे में निकल के आया। बड़ी संख्या में, मुझे याद है 27% लोगों ने कहा कि इन चुनाव में बेरोजगारी उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा और 23% लोगों ने कहा महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप दोनों को जोड़ दें तो 50% मतदाता ऐसे थे चुनाव के पहले जिन्हें लगता था कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं ये उनके वोट देने के निर्णय को प्रभावित किया होगा या कर रहा होगा। कितना ये कह पाना बहुत मुश्किल है, या यूं कहूं कि क्या जितने वोटर महंगाई और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मानते थे सबने एक तरफा वोट दिया होगा, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन हाँ ये जरूर है, ये दोनों मुद्दे वोटरों के मन पर हावी रहे होंगे। 5 दौर का मतदान जब खत्म हुआ, जरूर ये बात वोटरों के मन में रही होगी। 14 के चुनाव हमने देखे जो वोट फॉर चेंज थे, जो मेन अपोजिशन पार्टी के जो दावे थे कि हम अच्छे दिन लाएंगे या आपकी स्थिति बदलेंगे, करप्शन मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार आपको देंगे, उसको लेकर लोगों ने वोट डालते हुए हमने देखा। 2019 में हमने देखा कि एक मजबूत सरकार और खास करके राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जिस तरीके से बालाकोट के स्ट्राइक हुए उसकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई थी। क्या 24 में आपको इस तरीके का कोई मुद्दा नजर आया, ओपिनियन पोल जब आपने किया था या लोगों की राय जानने की कोशिश की, कि कोई एक मुद्दा हावी है कि जिसको लेकर जिस सोच से लोग वोट डालने के लिए जाएंगे, या स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, या एक फैक्टर जिसे हम टीना फैक्टर कहते हैं उसके आधार पर लोग वोट करने जा रहे हैं? आपने ठीक जिक्र किया, 2024 का चुनाव था बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ, और मुझे लगता है बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा था देश भर में कांग्रेस की सरकार, यूपी की सरकार को हटाना। 14 और आपने ठीक जिक्र किया, अगर 19 के चुनाव को देखें तो राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा था, एक मजबूत सरकार, देश की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था, और इस वजह से एक आपको इफोरिया नजर आता था, पूरे देश भर में लगता था एक माहौल है प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में। अगर 2024 के चुनाव की बात करूं तो कोई ऐसा राष्ट्रव्यापी, जो कहते हैं नेशनल मुद्दा, जो कम से कम कमोबेश हर राज्य में दिखाई पड़े, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। ऐसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ती कि कोई एक मुद्दा है जिस पर जनता उमड़ करके, खूब उमड़ घुमड़ करके वोट कर रही है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे दिखाई पड़ते हैं। कम से कम ये तो बहुत स्पष्ट है कि जो 2-3 बड़े मुद्दे थे, जो बीजेपी जिस पर चुनाव लड़ना चाहती थी या उन्होंने कोशिश की, राम मंदिर का मुद्दा हो,
धारा 370 हटाए जाने का मुद्दा हो, देश की छवि दुनिया में मजबूत हुई है, ये सब मुद्दे हैं। लोग कहते हैं ये सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन क्या लोगों के वोट देने का निर्णय इन मुद्दों के द्वारा प्रभावित हो रहा है? ऐसा लगता नहीं। अगर ऐसा होता तो हमें एक देश भर में एक इफोरिया नजर आता, एक लगता कि मोमेंटम है बीजेपी के पक्ष में, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। आपने राम मंदिर का जिक्र किया, इसके लिए मुझे ये सवाल पूछना है कि जब राम मंदिर का प्रतिष्ठापना, प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हुई, तब जिस तरीके से वो पूरा समारोह हमने देखा, उसके बाद कई दिनों तक ये एक माहौल देश में देखा गया, कई शहरों में देखा गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर इसका प्रचार करने की भी पूरी कोशिश की और महज कुछ ही 1-2 महीने के बाद तुरंत चुनाव की घोषणा भी की गई। ऐसा क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा हुआ कि वो मुद्दा हावी नहीं हो पाया? और ये सारे मुद्दे बीजेपी के चुनावी मुद्दे हमेशा से रहे हैं, आर्टिकल 370 हो, उन्होंने डिलीवर किया उन मुद्दों पर एक तरीके से, लेकिन उसके बावजूद वो मुद्दे वो भुना नहीं पाए। उसका क्या कारण आपको नजर आता है? मुझे लगता है कि जब आप एक उम्मीद जगाते हैं किसी के व्यक्ति के, अगर आप किसी संस्था में काम करते हैं और आपको उम्मीद होती है कि आपकी तरक्की होगी, आपकी स्थिति बेहतर होगी, आप खूब मेहनत करके काम करते हैं और उस उम्मीद के लिए, टारगेट के लिए काम करते हैं। जब आप वो अचीव कर लेते हैं, ये हर व्यक्ति के आम जीवन में ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि जब तक राम मंदिर नहीं बना था, जब उसका स्ट्रगल चल रहा था और बीजेपी पुरजोर तरीके से प्रचार कर रही थी कि भाई हमें राम मंदिर बनाना है, तब तक लोगों की आस्था थी और लोग बढ़ चढ़कर इसके लिए वोट कर रहे थे। उन्हें लगता था कि राम मंदिर बनना है, वो बहुत जरूरी है। जब राम मंदिर बन गया, लोगों ने एक तरह से कहिए बीजेपी का धन्यवाद किया, बड़े खुश हुए। हमें याद है 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था और उसके 1 महीने बाद तक कैसे देश भर में इफोरिया था। लोग राम मंदिर का, अयोध्या में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा, लोगों को लगा कि चलो ठीक है, अब ये हमारी अपेक्षा थी, हम ये उम्मीद करते थे हो, और ये हो गया। तो उनका ध्यान अब उस ओर से हट गया, ऐसा लगता है। ये तो जरूर है कि इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ा, और मुझे लगता है यही वजह, उन्हें लगा अब ये चीज हो गई, अब इसके कुछ आगे हटके सोचने की जरूरत है। आपका सर्वे में 40% तक आपने बीजेपी को वोट जाते हुए दिखाए थे ऑलमोस्ट, और ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे अगर हम देखें तो किसी पार्टी को 40% वोट मिलना ये सफिशिएंट होता है कि आप रिक्वायर्ड जो बहुमत का आंकड़ा है वो पार कर सके। फिर भी आप सीटों के आंकड़े नहीं देते हैं। क्या इसका मतलब हम ये निकाले कि जो बातें कही जा रही है उसके विपरीत यहाँ पर बीजेपी के लिए केक वॉक है? 40% वोट तो उनके पास है ही, कोई फॉर्मिडेबल अपोजिशन उनके सामने नहीं है, तो क्या उनके लिए ये केक वॉक नजर? दो चीजें हैं। अगर 40% वोट बीजेपी को आता है तो निश्चित रूप से उनकी एक बड़ी अच्छी जीत होगी, लेकिन इसकी भी संभावना है, अगर आप देखें 2019 के चुनाव में उनके पास 37.5% वोट था, लेकिन क्या 2.5% वोट बढ़ने से उनकी सीटें बहुत बढ़ सकती हैं? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हो सकते हैं जहां बीजेपी का वोट बहुत कम था। और अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूं तो तमिलनाडु की बात करूं, 2019 में उनका वोट प्रतिशत 3% था। अगर वहां से बढ़ के वो मान लीजिए 10, 12, 15% हो भी जाए, सीटों में इजाफा नहीं होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप 2.5% वोट बढ़ा के आपकी सीटों में के जो नंबर है वो बहुत बढ़ जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपने ठीक कहा, अगर किसी पार्टी को किसी चुनाव में, और जिस तरह से भारत का चुनावी पद्धति है, जिस तरह से हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, उसमें अगर आपको 38, 39, 40% वोट आता है, आपकी जीत सुनिश्चित है, और जीत ही नहीं, अच्छी जीत सुनिश्चित होगी। एक आंकड़ा मैंने आपके सर्वे में देखा था कि जिसमें आप लोगों से पूछते हैं कि क्या आप जो सरकार है उसे रिपीट करना चाहेंगे। ये मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी की एग्जिस्टिंग जो सरकार है उसका परफॉर्मेंस 19 के मुकाबले कम होता नजर आया। ये क्या, इसका मतलब क्या हम निकाले कि क्या उन लोगों की संख्या बढ़ रही है कि नहीं, 2 बार हमने इन्हें मौका दिया है, तीसरी बार वो लोग सोच सकते हैं कि इन्हें मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हाँ, आपने जिस पोल का आप जिक्र कर रहे हैं, जो प्री पोल हमने अप्रैल के महीने में किया था, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसमें अगर वोट का आकलन करते थे तो लगता था कि बीजेपी के पास 40% वोट है, लेकिन अगर आप उनकी बात करें जो ये चाहते थे, जिनकी इच्छा थी कि सरकार दोबारा जीत के आए, उनकी संख्या थोड़ी कम थी कंपेयर टू पहले के चुनाव, यानी 19 के मुकाबले में। तो ऐसा लगता था, उनकी अपेक्षा तो, उनकी इच्छा थी कि नहीं अब सरकार बदलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे वोटरों की, लेकिन थोड़ी बड़ी तादाद में ऐसे लोग थे जिन्हें लगता था कि शायद सरकार बदलनी चाहिए। लेकिन
एक टीना फैक्टर, उन्हें लगता था कि दूसरों की अपेक्षा तो फिर भी बीजेपी अच्छी है, दूसरे लीडर की तुलना में प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे हैं या दमदार नेता हैं, तो भले ही अप्रूवल रेटिंग भी ठीक ठाक था, 47% अप्रूवल रेटिंग बहुत अच्छी थी, किसी भी दूसरे नेता से कहीं ज्यादा पॉपुलर थे, तो कुल मिला के उन्हें लगता था कि शायद सरकार बदल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उन्हें लगता था कि बदलने की गुंजाइश नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई नेता नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। ये कम से कम अप्रैल के पहले वीक में ऐसा ही दिखाई पड़ता था। लेकिन ऐसा फिर क्या हो रहा है कि अचानक ये बातें बहुत ज्यादा पैमाने पर होने लगी है कि क्या 272 का आंकड़ा भी बीजेपी छू पाएगी कि नहीं? शेयर बाजार में जो उतराव शुरू हुआ, उसके बाद अमित शाह से लेकर निर्मला सीतारामन से लेकर खुद प्रधानमंत्री तक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, हम तो लौट रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। ये मामला कहां से शुरू हुआ अचानक? क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है आपको? क्या आपको लग रहा है कि जो ऐसे वोटर थे कि जो दोबारा वो सरकार चुनने के पक्ष में नहीं थे या उनकी चाह कम हो गई थी, क्या उसमें कोई शिफ्ट आपको उस तरीके से नजर आ रहा है? जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा ग्राउंड पे, नहीं तो इस तरह का बदलाव जो माहौल, और आपने जिन लोगों का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, निर्मला सीतारमन हो और तमाम बीजेपी के बड़े नेता, मुझे लगता है कि जब उन्हें भी इस तरह के वक्तव्य देने पड़ रहे हैं, स्टेटमेंट देने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी जमीनी हकीकत का कुछ ना कुछ आभास होगा। बीजेपी को फायदा होता अगर चुनाव एक राष्ट्रव्यापी चुनाव, एक नेशनल इलेक्शन के जैसा लड़ा जाता। कहने का मतलब कोई अगर एक ऐसा मुद्दा होता जो बिल्कुल देश भर में एक बड़े मुद्दे के तौर पे अक्रॉस द कंट्री, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। कम से कम 5 दौर के मतदान में तो ऐसा ही लगा। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको आप कहें कि हर राज्य में इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है, जैसा 2019 में था, जैसा 2014 में था। तो हुआ ये कि ये राष्ट्रीय चुनाव से हटकर जो कहते हैं स्टेट वाइज इलेक्शन होना शुरू हो गया। अलग अलग राज्य में अलग अलग मुद्दे, छोटे छोटे मुद्दे, जिसके इर्द गिर्द लोग अपना वोट देने का निर्णय बनाने लगे। और मुझे लगता है यही कारण है कि परसेप्शन बदल गया। अब हकीकत बदली है या नहीं बदली हम कह नहीं सकते, परसेप्शन तो बदल गया है, और उस बदलते हुए परसेप्शन का जिक्र सभी कर रहे हैं। आपने बीजेपी के नेताओं का जिक्र किया, अगर आप लोगों से बात करें तो अब ये लगने लगा है कि एक समय लगता था कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, अनडिफीटेड है, कोई चुनाव नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। आज कम से कम ये बात हो रही है कि हाँ कुछ मुकाबला तो है, कुछ रोचक तो बना है चुनाव। अब वो रोचक कितना रोचक है वो आने वाला समय बताएगा। हम जिस स्टेट में बैठकर ये बात कर रहे हैं, आपने कहा कि स्टेट वाइज चुनाव शायद लड़ा जा रहा है, एक नेशनल ऐसा मुद्दा नहीं है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम की भाई इसी मुद्दे पर हम खड़े रहेंगे और वोट करेंगे, जैसे 14 में या 19 में किया गया था। महाराष्ट्र में क्या आपको लगता है कि ये स्थिति ज्यादा नजर आती है? क्योंकि महाराष्ट्र में स्टेट की अपनी कुछ राजनीतिक स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, घटनाएं हैं, टूटी हुई अलायंसेस हैं, करप्शन के मुद्दे को लेकर भी लोगों के सवाल जवाब है। ये सारा चीज देखते हुए क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में इसका असर कितना हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है महाराष्ट्र में का वोटर तो एक तरह से बहुत भ्रमित है, बहुत डिसएंचेंटेड है। वोट किसको दिया, किसने किसके साथ सरकार बना ली, सरकार कुछ समय चला और फिर उसमें टूट हो गई दोनों पार्टियों में, तो वोटर को तो पता ही नहीं चल रहा उसने वोट किसको दिया था, वो किसके साथ चला गया और अब वो कहाँ है। दूसरी बात, दोनों रीजनल पार्टी है जो शिवसेना और एनसीपी, दोनों में टूट हुई है। मुझे लगता है सिंपैथी जो है वो थोड़ा शरद पवार के पक्ष में और उद्धव ठाकरे के पक्ष में दिखाई पड़ता है। लेकिन दिक्कत इन दोनों के साथ ये है कि पार्टी का जो सिंबल है वो दूसरे धड़े को चला गया है। तो कई बार ऐसा भी होगा, वोटर बहुत भ्रमित है, वोटर को शायद लग रहा होगा कि मैं शरद पवार के लिए वोट कर रहा हूं और उन्होंने जाके उनके पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी पर वोट दिया और वोट तो चला गया किसी और। आपके सर्वे में आपने कहा था कि 30% लोग सिंबल का आधार पर वोट देते हैं। आमतौर पर जो ये माना जाता है कि पार्टी को वोट करते हैं, बड़ी संख्या में 40-45% लोग पार्टी को देख के वोट करते हैं। और वो सिंबल उनका एक आइडेंटिटी। और पार्टी को कैसे देखते हैं? क्योंकि वो सिंबल को देखते हैं। लेकिन आज के युग में क्या ये पॉसिबल हो पाएगा उद्धव ठाकरे या शरद पवार को कि जो उनका सिंबल है वो लोगों तक पहुंचाए? आज के डिजिटल इसमें जब लोगों के हाथ में मोबाइल फोन्स तक पहुंच चुके हैं, क्या वो भ्रम अभी भी महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं रहेगा सिंबल को लेकर? देखिए, अगर हम 20 साल पहले से तुलना करें तो निश्चित रूप से आज पार्टी को ज्यादा सहूलियत है कि अगर आपको कोई नया सिंबल भी मिला है या आपको कोई भी मैसेज पहुंचाना है तो पहले की तुलना में आज ज्यादा सरल और सुविधाजनक है। लेकिन फिर भी किसी भी पार्टी के लिए एक नया सिंबल जन जन तक पहुंचाना इतने कम समय में आसान काम नहीं है।
और जैसा मैंने कहा कि जब वोट देने जाएंगे, हो सकता है आपको याद तो था, आपको ध्यान तो था सिंबल का, लेकिन उस वक्त जाकर के वोटर भ्रमित भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ घालमेल है महाराष्ट्र में, और इसी के लिए ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ वोटर बहुत भ्रमित है, उसे पता नहीं चल रहा है कि कौन किसके साथ है और किसके साथ कौन चला जाएगा आने वाले समय में। आखिर में सर, एक तरफ हमने देखा कि 14 और 19 में बीजेपी का वोट शेयर कुछ जगहों पे विद अलायंस पार्टनर्स, कुछ जगह गुजरात राजस्थान में उनके अपने बलबूते पर 50% से ऊपर है, और ये एक तरीके से अनप्रेसिडेंटेड वोट शेयर है। ऐसे में बाकी सारी चीजें हो या ना हो, क्या आपको इस चुनाव में वन साइडेड चुनाव एक बार फिर नजर आ रहे हैं? भले लोग कह रहे हैं कि भले वो वोट शेयर कितना भी कम हो जाए, फिर भी वो उतना इनफ नहीं होगा कि बीजेपी को डिफीट कर सके उन जगहों पर जहां पर वो पहले से ही 50% के ऊपर पहुंच चुके हैं। क्या ये वन साइडेड चुनाव होगा, या अभी भी अपोजिशन कुछ उम्मीद रख सकता है आज की स्थिति में? देखिए, बहुत ही अद्भुत सा परिवर्तन हुआ है पिछले महीने 2 महीने में। अगर ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी का आंकड़ा शायद 300 से पार नहीं जाएगा, बीजेपी 300 से नीचे रह जाएगी, लेकिन नैरेटिव कुछ ऐसा बन रहा है जैसे बीजेपी चुनाव हार रही है। कोई पार्टी अगर 290-80 सीटें ले आए तो चुनाव तो बिल्कुल अपने दम पे जीत रही है, बिना कोई अलायंस के। लेकिन एक नैरेटिव ऐसा बनने लगा है कि जैसे मानो बीजेपी चुनाव ही हार रही हो। शायद ऐसा लग रहा है क्योंकि एक समय सारी की सारी चर्चा 370 पर हो रही थी कि 370 आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आज अगर बीजेपी कहीं 300 के आसपास टिकी है, वो 280, 82, 85 कुछ भी हो सकता है, 302, 5 भी हो सकता है, तो भी एक माहौल ऐसा बन रहा है एज इफ बीजेपी चुनाव हार रही है। स्थिति वो नहीं है। और आपने जो कहा कि क्या चुनाव अभी भी एक तरफा है, अगर एक पार्टी अपने दम पर बिना अलायंस के मदद से मेजॉरिटी लेके आ रही है, एक तरफा तो चुनाव हुआ ही, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी में बड़ा फासला है। ऐसा होने वाला है मुझे लगता है। तो ऐसे चुनाव को तो एक तरफा कहेंगे ही कहेंगे। कांग्रेस का परफॉर्मेंस बड़ा ही डिसमल रहा 14 और 19 में। क्या कांग्रेस का परफॉर्मेंस सुधरने की कोई गुंजाइश आपको नजर आती है? हाँ, 14 और 19 की तुलना में मुझे लगता है कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतर होगा, बट ये बेहतर कितना बेहतर होगा? ये वैसी स्थिति है अगर किसी क्लास में कोई एक स्टूडेंट है, 40% पास मार्क है और वो 42-43 नंबर लेके आता है, और 43 से अगर वो 50 भी हो जाता है, तो परफॉर्मेंस सुधरा तो जरूर, हम कहेंगे हाँ स्टूडेंट ने अच्छा प्रदर्शन किया, आउटस्टैंडिंग नहीं है। उससे वो टॉपर नहीं बन रहा है, उससे वो नंबर 1, 2, 3 की स्थिति में नहीं आ रहा है, तो सुधरती भी दिखती है। ऐसा लगता है माहौल कुछ बदला है, लेकिन क्या कांग्रेस की स्थिति इतनी सुधर जाएगी कि बहुत कुछ बदला सा दिखाई पड़ेगा? ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगती है होगी। चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। कम से कम इस बात को लेकर तो ये अच्छी बात है कि देश में कई सालों के बाद जो जमीनी मुद्दे हैं उन पर कम से कम चर्चा हो रही है, और अगर लोग उसके बारे में सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बात आगे बढ़ना हम उसको कह सकते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की इसके लिए। धन्यवाद।